हेलो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगली सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है। 35 क्वेश्चंस तक हमने देख लिए थे। इसका ये पार्ट 2 है। शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 से। इफ द एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए, एरिया जो है वो ए है, डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम, और डी उनके बीच की दूरी है, उनके बीच का सेपरेशन है, देन व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है वो बताना है। समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दूरी डी है, तो धारिता बतानी है। सिंपल, हम जानते हैं फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन डी। अगर यहीं ये कह देते कि बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, कुछ माध्यम रखा हुआ है, तो क्या हो जाता, उसके परावैद्युतांक से गुणा हो जाता है, एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाता, और ये धारिता क्या हो जाती, बढ़ जाती। लेकिन हमें यहाँ सिंपल फॉर्मूला पूछा है जो कि किस पे निर्भर करता है, आकार और आकृति पे निर्भर करता है, ए और डी पे निर्भर करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 37 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये ऐसा क्वेश्चन पीछे भी देख चुके हैं अपन की, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, समविभव पृष्ठ होता है, उसके लिए विभव क्षेत्र क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है, समकोण पर होता है, तो सतह के हमेशा क्या होता है, वो लंबवत होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक जो बिंदु आवेश होता है उसका कारण अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, ये देखना। हम फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि V इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर, आर के विद्युत क्रमानुपाती है। आर अगर अपन इन्फिनिटी रखेंगे, अनंत रखेंगे, तो V हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको रेफरेंस लिया जाता है, अनंत पर जो विभव होता है उसको 0 मान के रेफरेंस लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज। तो E और V में क्या संबंध होता है, तो E जो होता है वो पोटेंशियल के नेगेटिव स्लोप के इक्वल होता है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो यह विभव के कम होने की डायरेक्शन में होता है, पोटेंशियल के कम होने की डायरेक्शन में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम विभव विभव प्रवणता कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं। और ये ई क्या होता है, विभवांतर घटने की दिशा में होता है। तो ये विभव प्रवणता होगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 40। 3 capacitors of capacitance 6 microfarad are connected in parallel. Calculate the value of equivalent capacitance of कॉम्बिनेशन। तो 3 कैपेसिटर हैं, तीनों ही किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम में, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों 6 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 18 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास C, माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है, give an example of a material each for which the temperature coefficient of resistivity is positive। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसको हम अल्फा कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव होता है उसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा मेटल के केस में होता है, ऐसा धातुओं के केस में होता है। तो वहीं अगर हमसे कहा जाए कि अल्फा नेगेटिव किन के लिए होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है सेमीकंडक्टर में या अर्धचालकों में। तो हमें तो पॉजिटिव के लिए पूछा है, तो पॉजिटिव किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है। तो इन ऑप्शन में देख लेते हैं मेटल कौन सा, देखें सिलिकॉन, सिलिकॉन तो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर, गैलियम भी अर्धचालक, गैलियम आर्सेनाइड भी अर्धचालक। तो क्या हो गया ऑप्शन हमारा, कॉपर यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार है जो 2010 में पूछा गया। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मटेरियल फॉर विच द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। तो अब की बार नेगेटिव अल्फा वाला पूछ लिया, अल्फा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकों के केस में। तो इनमें 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, उसमें से लोहा, तांबा, जस्ता, ये तो सब मेटल हैं। तो अर्धचालक कौन सा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ऐसा कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि 2 के नाम बताओ। तो अगला क्वेश्चन, इन विच कंडीशन टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ ए सेकेंडरी सेल इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो भी एक
प्रकार का वोल्टेज डिफरेंस ही होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ओपन सर्किट में होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्लोज सर्किट में होता है। तो हम इन दोनों के बीच रिलेशन होता है E इक्वल टू वी माइनस आई आर। तो E और V कब इक्वल होंगे, जब R इक्वल टू 0 होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जब क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा। और ऐसा कब होता है, खुले परिपथ में होता है, जब परिपथ से किसी भी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं की जा रही है। तो आंतरिक प्रतिरोध का कोई रोल ही नहीं रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खुले परिपथ में ओपन सर्किट। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट आई इन गिवन फिगर, जो 2012 में आया है। परिपथ में हमें धारा का मान ज्ञात करना, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे, हम किरचॉफ का संधि नियम लगाएंगे, जंक्शन रूल लगाएंगे किरचॉफ का। वो क्या कहता है कि सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा आई का मतलब एक तो आने वाली धाराएं इनकमिंग करंट होती है, उसको तो हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरी आउटगोइंग जो बाहर जाने वाली धारा होती है उसको माइनस लेते हैं। ये इक्वल होता है 0 का, यानी कि यहाँ से इनकमिंग करंट आने वाली धारा इक्वल टू आउटगोइंग करंट यानी कि बाहर जाने वाली धारा। उस पॉइंट से देखें आने वाली धाराएं कौन सी, एक तो 0.7 एम्पियर, एक 1.2 एम्पियर। तो इनको लिख लेंगे अपन 0.7 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर। आउटगोइंग कौन कौन सी, एक तो 0.1 एम्पियर, एक आई और एक 0.8। तो लिख लेते हैं 0.1 एम्पियर, आई एम्पियर और 0.8 एम्पियर। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो 1.9 इधर हो जाएगा, इधर 0.9 प्लस आई, तो आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी कितनी, 1 एम्पियर। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, 1 एम्पियर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ऐसा ही अलग अलग प्रकार का बना के। व्हाट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ वायर बाय हाफ। तो हमें x और y में क्या चेंज होगा, x का मान क्या दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर। तो कोई चालक है, उसकी लंबाई को आधा करना है, और x और y के मान किस प्रकार परिवर्तित होंगे, यदि x बराबर 4 ओम है और y बराबर 48 इंटू 10 माइनस 8 ओम मीटर। अब ओम देखें, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। तो x यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। और ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, ये प्रतिरोधकता का होता है, रेजिस्टिविटी का होता है। यानी कि y यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिरोधकता हो गई, रेजिस्टिविटी हो गई। तो आप मात्रक देख के हमें पता लगाना है कि कौन सी क्वांटिटी है। दूसरी बात, R जो होता है प्रोपोर्शनल टू L होता है और A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आप L को आधा कर दोगे तो R भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे X क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन जो रो होता है, प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती, एल और ए पे डिपेंड नहीं करती, वो केवल किस पे डिपेंड करती है, मेटल पे और टेम्परेचर पे। तो रो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे लंबाई को आप कितना ही परिवर्तित कर दो, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। तो x का मान तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि x रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और y का मान वही रहेगा। तो देखें x का मान हमें, y का मान तो कितना रहेगा, 48 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ही रहेगा। और ये जो x है उसका मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले 4 ओम था, तो अब कितना ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास x तो कितना हो जाएगा, 2 ओम, और y कितना हो जाएगा, 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम। तो ये हमारा सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं बच्चों इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ रो जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, देखें इन द फिगर रेजिस्टिविटीज ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल आर रो 1 एंड रो 2, राइट द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ रो 1 एंड रो 2। देखो जो चित्र दिया है उसमें दो चालक दिए हुए हैं, समान प्रकार के पदार्थ से निर्मित हैं, इनकी प्रतिरोधकता रो 1 और रो 2 है। अब रो किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे तो डिपेंड करता है, और पदार्थ और तापमान पे, तापमान तो चेंज हो नहीं रहा, और पदार्थ क्या है, सेम है, एल और ए पे डिपेंड करता नहीं है। तो चाहे लंबाई इन दोनों की कितनी हो, अब ये सेम मटेरियल से बने हैं, तो प्रतिरोधकता इनकी क्या होगी, समान ही होगी। अगर केवल प्रतिरोध कहता तो वो चेंज हो सकता था, लेकिन प्रतिरोधकता तो केवल किस पे डिपेंड करती है, पदार्थ पे डिपेंड करती है, और वो यहाँ ये कह रहा है कि सेम है। तो रो क्या रहेगा, सेम रहेगा। रो 1 इक्वल टू क्या रहेगा, रो 2 रहेगा। अगर दोनों इक्वल है तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 1:1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम तो क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, वास्तव में ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये वास्तव में विभवांतर ही है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर ही होता है। और विभवांतर की क्या यूनिट होती है, विभवांतर की यूनिट होती है वोल्ट। तो ये एक प्रकार से वोल्टेज डिफरेंस है, विभवांतर है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। अगला 48 क्वेश्चन, राइट एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से लिखते हैं, वो होती है आई अपॉन ए। आई का यूनिट हो गया एम्पियर, ए क्या है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी लेमड़ा, यहाँ रेजिस्टिविटी दी है, प्रतिरोधकता दी हुई है लेमड़ा, स्ट्रेच्ड, उसको खींचा गया, एंड इट्स लेंथ इज डबल्ड, उसकी लेंथ को हमने क्या कर दी, दुगनी कर दी। देन व्हाट विल इट्स रेजिस्टिविटी, अरे भाई रेजिस्टिविटी तो डिपेंड ही नहीं करती लेंथ पे, कितनी कर दो लेंथ, तो क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, केवल पदार्थ और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ दो फॉर्म है, एक माइक्रोस्कोपिक है, एक मैक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक को हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म रूप, तो यहाँ सूक्ष्म रूप का व्यंजक लिखना है ओम के नियम का। और एक होता है मैक्रोस्कोपिक यानी कि स्थूल रूप, एक होता है मैक्रोस्कोपिक जिसको हम क्या कहते हैं, स्थूल रूप। तो सूक्ष्म रूप क्या होता है, J इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, ये एक सदिश समीकरण है। J क्या है, यहाँ पे करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है, E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और सिग्मा यहाँ पे क्या है, ये चालकता है, कंडक्टिविटी है, जो कि इनवर्स होती है किसका, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता का। दूसरा स्थूल रूप है V इक्वल टू आई आर, यहाँ V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया C, J इक्वल टू सिग्मा E। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर वायर, अगर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको इंक्रीज कर दे हम, देन इट्स रेजिस्टेंस, बिल्कुल रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। यहाँ हम क्या करें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ए को बढ़ाओगे तो आर कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, उनके लिए अल्फा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रतिरोधक ताप गुणांक। तो अगर इनका तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उल्टा संबंध इनमें होता है। तो अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर इनके प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीजेस। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 2023 और 2022 मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ऐसा क्यों हुआ था बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आवेश वाहक, उनमें इलेक्ट्रॉन और होल दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता घट जाती है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कंडक्टिविटी, चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इन एसआई सिस्टम इज। देखिए गतिशीलता का एसआई मात्रक हमें पूछा, गतिशीलता क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, ये होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अपवहन वेग जो होता है एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए, उसको अपन कहते हैं गतिशीलता। और इसका फॉर्मूला जो आता है हमारे पास वो आ जाता है ईटो अपॉन एम। तो ये जो वी अपॉन ई है सिंपल फॉर्मूला, इससे हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में देखो वोल्टेज दिया हुआ है एक, तो ई को हमें, विद्युत क्षेत्र को हमें वोल्टेज में चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ई और वी में क्या रिलेशन होता है, इक्वल टू वी अपॉन डी होता है। तो यहाँ हम रख लेते हैं म्यू, वी डी आ जाएगा ऊपर, अपॉन में वी अपॉन में डी आ जाएगा। वी डी का क्या यूनिट होता है भाई, मीटर पर सेकेंड होता है ये तो, है ना। तो डी ऊपर चला जाएगा, डी का मीटर हो गया, वीडी का मीटर प्रति सेकंड हो गया, और नीचे वोल्टेज का क्या रह गया, वोल्ट रह गया। तो ऊपर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वोल्टेज इनटू सेकंड हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, मीटर स्क्वायर ऊपर और नीचे
वोल्टेज सेकंड। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों जब फॉर्मूला हमें याद है तो हम कोई सा भी मात्रक और विमा निकाल सकते हैं आसानी से। 55 नंबर क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट आई इज। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना होता है बच्चों, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से लिखते हैं तो एन ई ए वी डी, यहाँ पे वी से लिखा है तो वी आ गया। जहां एन क्या है, एन है चार्ज डेंसिटी है, ये एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। और वीडी क्या है, अपवहन वेग है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का। तो ये हो जाता है। अब इसको आप विमीय विश्लेषण विधि से भी आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो, ये मैंने दूसरे वीडियो जो है उसमें बताया हुआ है, मिशन शेखावाटी वाले में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेस बाय। क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस जो है कैसे डिक्रीज होगा, प्रतिरोध का मान उसकी लंबाई क्या कम होने पे ही कम होगा, क्योंकि क्या है ये समानुपाती है। प्रतिरोध और लंबाई दोनों क्या है, समानुपाती है। तो लंबाई कम करोगे तो ही प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो किसी प्रतिरोध का मान उसकी लंबाई कम करने पर कम होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 57, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो बच्चों, रेजिस्टिविटी जो है प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट ज्ञात करेंगे, पिछले साल आया हुआ है ये। तो देखें, आर जो होता है प्रतिरोध समानुपाती होता है, एल व्युत्क्रमण पर होता है ए। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नेतांक आएगा रो, यानी कि लंबाई और क्षेत्रफल के लिए रो तो क्या है, नेतांक है। तो यहाँ से रो इक्वल टू आ जाएगा ये फॉर्मूला। आर का हम ओम लिख लिया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर लिख लिया, ये हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ओम इंटू मीटर आ गया। तो ये याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूनिट पे आता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। एक चार्ज है क्यू जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में उसके अनुदिश प्रवेश कर रहा है, अलोंग इट। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया भाई, वी और बी में पैरेलल हैं दोनों, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री है तो एफ कितना, बल कितना लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो यानी कि आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा तो यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा भाई, बल कितना लग जाएगा, 0 लग जाएगा, अगर समांतर प्रवेश कर रहा है, अनुदिश प्रवेश कर रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखें 59, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। एम्पियर के नियम का गणितीय रूप क्या है। देखो बच्चों, दो प्रकार के नियम हैं जो दोनों ही आते हैं, एक एम्पियर का नियम है, एक गाउस का नियम है। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए एम्पियर का नियम हम किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखते हैं और उसमें करंट होता है। गाउस का नियम अपन वैसे तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए लिखते हैं, पर उसमें आवेश होता है। एम्पियर के नियम में हम रेखीय समाकलन करते हैं, यानी कि डॉट डीएल करेंगे। और गाउस के नियम में हम पृष्ठीय समाकलन करते हैं, यानी कि डॉट डीए या डीएस करेंगे। तो ये एम्पियर का नियम हम किसके लिए लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए भी लिख सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए होता है। तो लिख लेते हैं। अब एम्पियर का नियम क्या होता है, ये रेखीय समाकलन होगा और गाउस का नियम पृष्ठीय समाकलन होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए होगा तो बी डॉट डीएल, डीएल लगाया क्योंकि रेखीय समाकलन है। और यहाँ हो जाएगा ई डॉट डीएस, अगर विद्युत क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं तो। बी डॉट डीएल होता है म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर। और म्यू नॉट का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में आता है 1/एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान में रखा, म्यू नॉट की जगह विद्युत क्षेत्र में 1/एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा आई की जगह सिग्मा क्यू। तो ये एक बंद पथ के लिए होता है एम्पियर का नियम, और गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो ये जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का, इसको हम परिसंचरण भी कहते हैं, सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 60 की ओर। हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। तो धारा मापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। एमीटर क्या काम आता है भाई, धारा मापने में काम आता है। धारा को क्या करता है, मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्शन में काम आता है। ये धारा का क्या करता है, केवल संसूचन करता है कि धारा बह रही है या नहीं। तो एमीटर से हमें धारा मापी से हमें बनाना है एमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है। अब धारा मापी धारा मापता है तो इसका इसमें से सारी धारा जानी चाहिए, तो यानी इसका प्रतिरोध जो है होता है वो कम होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। और लो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करा देंगे, एक अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ताकि इसको एक अल्प प्रतिरोध वाला पथ मिल जाए, किसको, विद्युत धारा को। इस अल्प प्रतिरोध को हम कहते हैं संट। तो क्या करेंगे, हम समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ देंगे।
वहीं अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना है, चूंकि वोल्ट मीटर तो क्या मापेगा, विभवांतर मापेगा दो बिंदुओं के लिए, तो परिपथ में इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब वोल्ट मीटर में से कुछ भी धारा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसको तो क्या मापना है, वोल्टेज मापना है। तो इसका प्रतिरोध होना चाहिए अनंत, और अनंत प्रतिरोध के लिए क्या कर देंगे, हम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, बहुत ही उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस RH जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। व्हाई डज ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स? तो कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स क्यों यूज किए जाते हैं, अवतल आकार के चुंबकीय खंड क्यों यूज किए जाते हैं धारा मापी में? देखें, इसके दो कारण हैं। एक तो क्या हो रहा है, ये त्रिज्य क्षेत्र उत्पन्न करता है, त्रिज्य क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो क्या करेगा, एक तल में रहेगा। ठीक है, और तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, अब देखें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास आ गए हैं, यहाँ जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां तीव्रता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ दोनों ही रीजन से ये बोथ, तो जब भी बोथ वाला ऑप्शन आए ना, तो आपको उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। 62, एनी चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। थीटा जहां पे क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच है। कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में 90 से कम कोण पे आ रहा है। अगर देखो थीटा 0 होता है तो बल भी क्या होता है, 0 होता है चुंबकीय बल। और वो कण कैसे पथ में गति करता है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति करता है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो बल कितना लगता है, मैक्सिमम लगता है QVB। और कण क्या करता है, सर्कुलर पथ में गति करता है, वृत्ताकार पथ में गति करता है। अगर थीटा जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, V और B के बीच का जो कोण है, तो कैसी गति करेगा, उसमें लाइन वाली प्रॉपर्टी भी होगी और सर्कल वाली प्रॉपर्टी भी होगी। उसको अपन कहते हैं कुंडलीनुमा पथ या फिर हेलिकल पाथ, इंग्लिश में उसको कहते हैं हेलिकल पाथ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन बी ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर। ये हम देख चुके हैं पहले कि हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देंगे, उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेम एनी सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 2011-2020 पूर्व परीक्षा में आया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत बताइए। देखें पहले देखें, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश से तो विद्युत क्षेत्र होता है, गतिशील आवेश बिल्कुल सही, और धारावाही चालक तार। तो मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर दोनों ही क्या है, सही हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं। एक और हो सकता था, एक और क्या हो सकता था कि अगर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो तो भी क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी के आधार पर कौन सी थी, मैक्सवेल की चौथी समीकरण थी, मैक्सवेल एम्पियर समीकरण। अगला क्वेश्चन, राइट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर। अब की बार क्या है, अगर लंबवत प्रवेश करता है कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसका पथ कैसा होगा भाई, लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा 90 डिग्री साइन 90 डिग्री मैक्सिमम हो गया, यानी कि बल क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और इस केस में कैसा करता है, वृत्ताकार पथ वो फॉलो करता है, अभी केंद्रीय बल प्रदान करता है ये चुंबकीय बल। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√μ0ε0। देखें μ0 ε0, तो इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। √μ0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12। और इनको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास मिलता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या है, प्रकाश का वेग है, या फिर कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। तो कई बार ऐसे भी पूछा सकता है 1/μ0 किसके इक्वल होगा, तो वो किसके, c² के। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। देखें आइडियल एमीटर है और आइडियल वोल्टमीटर है। तो एमीटर क्या, धारा को मेजर करेगा भाई, धारा को मेजर करना है तो उसमें पूरा का पूरा करंट जाना चाहिए। और वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो उसमें से बिल्कुल भी करंट जाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिगड़ जाएगा, वो सही वैल्यू नहीं आएगी। तो एमीटर के लिए तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। और आइडियली हम क्या कह सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी करंट उसमें से पास होनी चाहिए। और वोल्टमीटर में क्या होना चाहिए भाई, देखें जैसे कोई रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, तो 2 पॉइंट पे हमने जोड़ दिया। टोटल आई है तो कुछ पार्ट इसमें रेजिस्टेंस में जाएगा, कुछ पार्ट वोल्टमीटर में से जाएगा। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो वो तो I1 आ रहेगा, जो कि जो रियल पोटेंशियल डिफरेंस है, ओरिजिनल है, उससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि करंट तो कम है। तो यानी कि सही मान तभी आ सकता है जब I2 हमारे पास क्या हो, 0 हो। और I2 तभी 0 हो सकती है जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो, इन्फिनिटी हो, अनंत हो।
तो एमीटर का रेजिस्टेंस तो कितना 0 और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना अनंत इंफिनिटी होना चाहिए। तो जिसमें क्रम से 0 और इंफिनिटी आ रहा है वो हमारा सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस। देखिए मूविंग चार्ज जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वो विद्युत क्षेत्र भी प्रोड्यूस कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो बोथ दोनों दोनों वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली नहीं दोनों। अगर स्टैटिक चार्ज है, स्थिर आवेश है, तो क्या करेगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर मूविंग है यानी कि गतिशील है आवेश, किसके साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एक समान चाल से अगर गतिशील है तो दोनों उत्पन्न करेगा, कौन सा ई और बी उत्पन्न दोनों करेगा। अगर एक्सिलरेटेड चार्ज है, त्वरित आवेश है, तो वो क्या उत्पन्न करता है, वो समय के साथ परिवर्ती विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मूविंग वाले का। नेक्स्ट हम 69 क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, स्थिर आवेश से तो नहीं, गतिशील आवेश से होता है, स्थिर बिंदु आवेश के कारण भी नहीं, उपरोक्त भी नहीं, तो बी हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो दो वायर हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में सेम दिशा में धारा बह रही है, तो क्या करते हैं वो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। वहीं अगर विपरीत दिशा में धारा बह रही होती है तो क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या होगा भाई अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर, ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। वोल्टमीटर में करना है तो क्या जोड़ा जाएगा, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाएगा इसके। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्लोज्ड पाथ इज। तो जो लाइन इंटीग्रेशन होता है, रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परिसंचारण, सर्कुलेशन। एक क्लोज पाथ होता है, उस पे हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, रेखीय समाकलन करते हैं। तो ये किसका होता है, एम्पियर का नियम होता है कि ये म्यू नॉट सिग्मा आई के इक्वल आता है, तो इसको परिसंचरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टा सुग्राहिता जो होती है ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, एक धारा मापी की, डज नॉट डिपेंड ऑन। तो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करती। तो हम दोनों देख लेते हैं, एक बार धारा सुग्राहिता देख लेते हैं, फिर वोल्टेज सुग्राहिता देख लेते हैं। ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं हम। तो देखें बच्चों, जो धारा सुग्राहिता होती है वो क्या होती है, एकांक धारा के लिए जो डिफ्लेक्शन आता है, विक्षेप आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, तो धारा सुग्राहिता किसके इक्वल होती है, ये होती है एन ए बी अपॉन के, जहां के क्या है एंठन गुणांक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, एन फेरों की संख्या है, एक क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब वहीं अगर अपन देखें वोल्टेज सुग्राहिता, तो वो क्या हो जाएगी, फाई अपॉन वी हो जाएगी। और ओम के नियम से हम फाई की क्या लिख सकते हैं, वी को क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो फाई अपॉन आई का वैल्यू तो ऊपर वाला ही रख सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन के, और आर एक इसमें क्या था, एक्स्ट्रा था। अब अपन देखो क्या करते हैं, किस किस पे निर्भर करें। देखिए अगर धारा सुग्राहिता की हम बात करें, है ना, तो देखिए सब आ रहा है इसमें। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आ रही है, एन भी आ रही है। ठीक है, अब वोल्टेज सुग्राहिता में देखो कि अगर एन बढ़ता है, फेरों की संख्या बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती होता है। तो अगर एन को 2 गुना कर दिया तो आर भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। अगर 3 गुना कर दिया तो आर भी 3 गुना हो जाएगा। यानी कि ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, फेरों की संख्या पे वोल्टेज सुग्राहिता डिपेंड नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन, एक टेस्ला इक्वल टू कितने गॉस है। देखिए दोनों ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है टेस्ला, ये सीजीएस यूनिट है गॉस। तो टेस्ला बड़ी यूनिट होती है, तो एक टेस्ला इक्वल टू होता है कितना, 10 की पावर 4 गॉस। या फिर क्या लिख सकते हैं हम, एक गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो बड़ी यूनिट कौन सी है, टेस्ला बड़ी यूनिट है। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो कोई करंट कैरिंग लूप है, कोई धारावाही लूप है, उसमें धारा आई हो रही है, ए उसका क्षेत्रफल है, तो जो
द्विध्रुव आघूर्ण होता है चुंबकीय, वो क्या होता है, M इक्वल टू NIA होता है। तो N का तो कोई यूनिट नहीं, I की क्या है, एम्पियर, क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ current sensitivity gets doubled by increasing number of turns, then what happens to the voltage sensitivity of MCG moving coil galvanometer। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर n को बढ़ाकर हमने धारा सुग्राह्यता का मान दोगुना कर दिया है, तो चल कुंडली धारामापी की वोल्टता सुग्राह्यता किस प्रकार परिवर्तित होगी। देखिए धारा सुग्राह्यता तो फाई अपॉन आई क्या होती है, n के समानुपाती होती है, ठीक है, लेकिन फाई अपॉन वी जो है वो n के समानुपाती नहीं होती, क्योंकि क्या हो जाएगा, n बढ़ाओगे तो r भी बढ़ जाएगा, नीचे r भी आता है, पिछले क्वेश्चन में देखा। तो ये डज नॉट डिपेंड अपॉन n। तो अगर आपने धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ा भी दी है, धारा सुग्राह्यता, तो वोल्टता सुग्राह्यता क्या होगी, बढ़ेगी नहीं, अपरिवर्तित रहेगी। 77 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर VI ग्राफ फॉर ए गुड कंडक्टर। जो गुड कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। और ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम का नियम क्या होता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए V और I में। तो स्ट्रेट लाइन कौन से में आ रही है, C में आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखें 78 क्वेश्चन, ABC आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, 3 बिंदु दिए हुए ABC, तो एक समान विद्युत क्षेत्र नाम से स्पष्ट है कि इस विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC, तो तीनों पर एक समान रहेगा। वहीं अगर एक समान नहीं होता, जहां पे चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, ज्यादा होती। तो जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, अगर उस पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो यहाँ पे बी पॉइंट वाले की तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती ए पॉइंट्स। लेकिन यहाँ समान है तो तीनों पे क्या रहेगा, समान तीव्रता रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी स्थान को स्थिर विद्युत क्षेत्र से मुक्त करने की परिघटना का नाम एक्स है। परिघटना एक्स की पहचान कीजिए। देखें जो चालक पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, सारा का सारा आवेश कहां चला जाता है, पृष्ठ पर चला जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल होता है फेरेडे का पिंजरा, फेरेडे का पेज, यानी कि मेटल के एक केज के अंदर रख दे, ऊपर से बिजली भी गिरा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिजली गिर रही हो, हम क्या बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो हमें गाड़ी में ही बैठे रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या मेटल होता है, तो कोई इफेक्ट हम पे नहीं पड़ेगा, चार्ज सारा पृष्ठ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र किस प्रकृति का होता है। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षित प्रकृति का होता है। अब संरक्षित प्रकृति से क्या मतलब है कि भाई अगर जो है एक पूरा चक्र जो होता है उसमें किया गया कार्य अगर शून्य हो किसी पथ में, तो पथ क्या है, पूरा चक्र है, तो क्लोज लूप में अगर किया गया कार्य जीरो हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, संरक्षित बल कहते हैं। और ऐसा क्षेत्र कैसे कहलाता है, संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो जो किया गया कार्य वो एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव होता है -q प्लस q, इसकी ये तो अक्ष वाली लाइन होती है और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, निरक्ष होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखे दोनों डिस्टेंस दोनों चार्ज से क्या हो गई, सेम हो गई। अब ये सदिश राशि तो है नहीं, तो सीधा इसका गणितीय जोड़ बाकी जो भी होना हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों मिलके क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। यानी कि निरक्ष पर कोई भी पॉइंट हो, कहीं पे भी हो, जो है वो विद्युत विभव क्या होता है, जीरो होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र वहां पे शून्य नहीं होता है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। निरक्ष पर क्या होता है फॉर्मूला, -kp/r³, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो विद्युत क्षेत्र तो जीरो नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें, किसी चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान है। तो चालक की जो सतह होती है उस पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, E इक्वल टू होता है σ/ε0। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, जो सतह है उस पर होता है σ/ε0, ये लंबवत होता है सतह के। अगला क्वेश्चन देखें, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज। तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए। आदर्श सेल है, आदर्श हो गया तो मतलब कोई प्रतिरोध उसमें नहीं होना चाहिए, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलते हैं, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं सारे।
तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो बच्चों आपको, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।